जापान के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे टोक्यो, मंत्रियों से की मुलाकात। 2026 में होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया आमंत्रित। जापान की सेइरेन कंपनी ने हरियाणा के साथ किया MOU। रोहतक के मेगा प्रोजेक्ट में कंपनी 220 करोड़ रुपए से अधिक का करेगी निवेश। 1700 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कसा तंज। अभय चौटाला को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इनेलो की रैली में बार बार जेजेपी बीजेपी का किया जिक्र, लेकिन हुड्डा का नाम तक नहीं लिया। और खेलेगा भारत के तहत फतेहाबाद के फूला गांव में सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की 21 लाख की घोषणाएं। ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा निखारने का बनेगा मंच। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के दौरे पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की। बैठकों के दौरान हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जापान के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा और जापान के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने और आर्थिक दृष्टि से दोनों प्रांतों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने ताकुमा को आगामी अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कोगा युइचिरो से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश लगातार प्रगति कर रहा है और आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हरियाणा सरकार का भी ये प्रयास है कि राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित हों और जापान जैसे तकनीकी रूप से अग्रणी देश के साथ सहयोग से हरियाणा में उद्योग, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुलें। प्रधानमंत्री के विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में जापान का यह दौरा एक बड़ा कदम है। वहीं 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचेंगे, जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुजुकी के उच्च स्तरीय प्रबंधन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ओसाका स्थित कुबोटा संयंत्र का दौरा कर उन्नत विनिर्माण तकनीकों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की प्रतिष्ठित सेइरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सेइरेन कंपनी रोहतक में अपने मेगा प्रोजेक्ट में 220 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस परियोजना से लगभग 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि सेइरेन कंपनी लिमिटेड वस्त्र समाधान और उन्नत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर अग्रणी कंपनी है, जिसके उत्पाद ऑटोमोबाइल, इंटीरियर, पर्यावरण संरक्षण, लाइफस्टाइल, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेंसर और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, युवा आबादी व बड़ा बाजार तथा जापान के तकनीकी कौशल, विनिर्माण कौशल और वित्तीय संसाधन दोनों देशों की प्रगति में अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की पहचान एक सशक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बनी है। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 1.3% है, लेकिन ये देश की GDP में 3.6% का योगदान देता है। हरियाणा हमेशा से भारत में जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल रहा है। हरियाणा भारत के निर्यात में योगदान देने वाला प्रमुख राज्य है। हरियाणा ने वर्ष 2023-24 में 2,75,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 2000 से अधिक वस्त्र इकाइयां हैं। हरियाणा भारत के वस्त्र उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जो सिंथेटिक और विशेष वस्त्रों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
प्रदेश में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 5 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें खरखौदा स्थित मारुति प्लांट, यूनो मिंडा एलॉय व्हील प्लांट, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड हाईवे शामिल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लोगों में भारी उत्साह है। मारुति का खरखौदा प्लांट 2028 तक 10 लाख कारों की सालाना उत्पादन क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बन जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी अब तैयार है, जिसका संचालन सोनीपत गोहाना जींद रूट पर होगा। पीएम मोदी इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। वर्ष पूरे होंगे और हरियाणा सरकार को, हरियाणा की जनता को एक बड़ी सौगात देने के लिए 17 अक्टूबर को सोनीपत में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पीछे 14 अप्रैल को भी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करके गए थे, और उसी प्रकार से अब जो एक वर्ष में सरकार ने काम किए हैं उन सब का उद्घाटन करके जाएंगे। और कुछ नए जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी मंजूरी मिली है उनका शिलान्यास करके जाएंगे, और कुछ आगे की भी हरियाणा प्रदेश को बड़ी सौगात देके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे के जाने वाले हैं। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नवनिर्वाचित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कार्यकारिणी सदस्य रामकृष्ण गुर्जर, पूर्व विधायक करण दलाल और गोगी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। का संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता की आवाज़ थी, संगठन को बनाया जाए, पहले जिला अध्यक्ष बनाए, फिर उसके बाद विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल शाम कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी पहुंचे और किसानों व आड़तियों से धान खरीद प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पोर्टल के नाम पर किसानों को उलझा रही है और मंडियों में एमएसपी पर धान की खरीद न के बराबर हो रही है। हुड्डा ने बताया कि किसानों को वादा किए गए 3100 प्रति क्विंटल की बजाय केवल 1800 से 2100 तक ही मूल्य मिल रहा है। पोर्टल के खुलने में देरी और वेरिफिकेशन समस्याओं से किसान परेशान हैं। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं को गुमराह करने वाली योजना करार देते हुए चुनावी वादों को नाकाम बताया। करनाल और शाहबाद में धान के मात्र 30% उठान को सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाला बताया। किसानों पर बरसात और नीतिगत अड़चनों की भी आलोचना की। कहते ये 3100 देंगे, 3100 बात कर दो, एमएसपी भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल जा रखा है किसान को, पोर्टल कह रहा कई दिन हो गए पोर्टल पे, बोला हमको भेजा, वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा। फिर ये मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है, 22 तुरंत करना चाहिए इनको, और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है। ये एक बड़ा धोखा महिलाओं के साथ हो रहा है। पहले ये कहा था, वादा क्या था, सारे महिलाओं को देंगे हम, अब क्या दिया, हम 20 लाख को देंगे, और आमदनी घटा दी, 1 लाख कर दी परिवार की, जबकि इनके पास आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब कुछ, फिर रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है।
जननायक जनता पार्टी ने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ये अभियान पूर्व विधायक नैना चौटाला के नेतृत्व में चलाया जाएगा, जिससे महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस रहेगा। उन्होंने वर्ष 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं की 33% भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये चुनाव बेहद अहम होगा। वहीं चौटाला परिवार के एक होने की संभावना से उन्होंने साफ इनकार किया। 6 के 6 जिलों के अंदर बढ़ चढ़कर महिलाओं की हिस्सेदारी तो राजनीतिक तौर पर आने वाले भविष्य में बड़ी महत्वपूर्ण है, वो उभर कर आई, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे वो जींद में हो, चाहे वो आज रोहतक के अंदर। और मैंने भी सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन किया है, क्योंकि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 33% राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी। तो इंसो के साथियों से भी यही निवेदन किया है कि आप बढ़ चढ़कर कॉलेज लेवल पर भी हमारी बहनों को राजनीतिक हिस्सेदार बनाकर संगठन की ताकत को और बढ़ाने का काम करें। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर इनेलो नेता अभय चौटाला को जिम्मेदार बताया और कहा कि इनेलो की रैली में हुड्डा का नाम तक नहीं लिया गया। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अभय चौटाला को बुके देकर धन्यवाद करना चाहिए। अगर अभय चौटाला 2 महीने भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लेते तो शायद विपक्ष के नेता की लॉटरी रघुबीर कादियान जैसे सीनियर नेता की लग जाती। पिताजी को कहूंगा जाकर गुलदस्ता अभय सिंह को दे आओ। जितना भूपेंद्र हुड्डा का नाम अभय सिंह ने लिया पिछले 2 महीने से, भूपेंद्र हुड्डा उसकी वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरूर बने। शायद नाम लेते तो कादियान साहब जैसों की लॉटरी लग जाती। और कांग्रेस के तो नए अध्यक्ष ने यह बयान दे दिया कि किसी पावर से पार्टी नहीं चलेगी, संगठन से चलेगी। और मुझे लगता है उनकी प्रधानी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही प्रदेश में उनको तो ऐसा तोहफा दिया जा रहा है जहां कांग्रेस ही कई धड़ों में बटी दिख रही। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सद्भावना नहीं है, कांग्रेस को समाप्त भावना करने की तैयारी। हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन और महाराजा अग्रसेन वैश्य सेवा समिति द्वारा अंबाला जिले के बराड़ा में महाराजा अग्रसेन जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के विजन पर कार्य कर रही है और जनता से स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया। मंत्री ने बताया कि बराड़ा में महाराजा अग्रसेन द्वार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 13 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का नारा जो दिया, कोई स्वदेशी बनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ और दुनिया में अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। अर्थव्यवस्था तो बड़ी कम होगी, इसका लाभ आम जनता को, किसान को, मजदूरों को, दुकानदारों को मिल रहा है। सबको मिलेगा इसका लाभ और इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। 13 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीद हुई है। कार्यक्रम के आयोजक रितेश गोयल ने लोगों से दिन में विवाह आयोजन की अपील की, जबकि विकास सिंगला और संदीप गर्ग ने अग्रसेन की नीतियों पर चलने और राज्य स्तरीय आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। पंचकुला में ऑडिटोरियम में मनाई गई है, उसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अग्रवाल समाज के नाते आज के इतिहास में पहले बारी प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे महापुरुष की, हमारे पितृदेव की जयंती मनाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं नायब सैनी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने यमुनानगर में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया और कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश हो चुका है। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश के खिलाफ विदेशों में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया है और नेताओं ने संविधान संशोधन की प्रतियां तक फाड़ दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारत मेक इन इंडिया और युवाओं को रोजगार देने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे। यूनेस्को से अधिकारी भारत आएंगे ताकि भारतीय बच्चे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में एमएसपी पर धान की खरीद जारी है और किसानों की दिक्कतें जल्द दूर होंगी।
इस पर बहुत तेज़ी से देश में काम चल रहा है। नए लड़के हैं वो अपना रोजगार स्वरोजगार भी खड़ा कर रहे हैं। हमारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देके उसके लिए हर तरह की ऋण की व्यवस्था से लेके बाकी सारी चीज़ें चली हुई हैं और ये आज से नहीं चली, ये पहले से भी चली हुई हैं। बस अब तो सिर्फ इतना है कि जो हम लोग बना रहे हैं उस उत्पादन को हम और बढ़ाएं और जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसको खरीदने वाले हम लोग उस पर थोड़ा फोकस कर लें कि भाई ये स्वदेशी बना हुआ है और स्वदेशी बना हुआ मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कटाक्ष किया और हरियाणा कांग्रेस को गुटों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद जुगाड़ और जोड़ तोड़ से मिला, जिसके लिए उन्हें साल भर इंतजार करना पड़ा। मंत्री गंगवा ने कहा कि कांग्रेस में अब हुड्डा, किरण, रणदीप के बाद राव नरेंद्र सिंह का नया गुट भी बन गया है, जिससे पार्टी और भी टूट रही है। उन्होंने कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दोनों ही नाखुश हैं। वहीं उन्होंने इनेलो और जजपा को भी परिवार टूटने की स्थिति में बताया और कहा कि उनकी राजनीति का भविष्य गर्त में है। मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का समर्थन करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार इसको रिन्यू कराने में उन्होंने कामयाबी हासिल की, क्योंकि लंबे समय के बाद 1 साल का समय हो गया, बहुत जुगाड़ लगा करके जोड़ तोड़ करके वो इस बात में कामयाब रहे। राव नरेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट है, अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, अब तो एक गुट और शायद वीरेंद्र सिंह जी भी अपना बना रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती। क्या प्रयास करना चाहिए उनको, अच्छी बात है, लगातार वो प्रयास में लग रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जब लोगों का विश्वास खो देते हैं, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिवार में झगड़ा होने के बाद में, टूटने के बाद में वो कमजोर हो गई है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव पिपलथा में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित जनसभा में कहा कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के माध्यम से ये संदेश दिया कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वे वनवासी हों या किसान, राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से योगदान करते हैं। मंत्री ने बताया कि समाज कल्याण योजनाओं में अब बिना गारंटी ऋण सब्सिडी 50,000 तक बढ़ाई गई है। साथ ही ड्रोन दीदी, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन जैसे स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामायण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और सभी धर्मों, वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और उन्हें पगड़ी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जो रामायण के अंदर जिस प्रकार की विचार और फिलॉसफी मिली है, उसको हमें आगे तक लेकर जाने की जरूरत है। वन में वनवासी, आदिवासी, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले लोगों का भी समाज को मजबूत करने में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे वैज्ञानिकों का है, जो हमारे व्यापारियों का है, जो हमारे किसानों का है। सभी के सहयोग से ही समाज बनता है और सभी का समरसता के साथ हमें भी सम्मान करना चाहिए। अब हमने योजना बनाई है कि जिन लोगों के पहले लोन बकाया है वो 1 टाइम सेटलमेंट, एक बार इनको ब्याज में छूट देकर कैसे न कैसे पिछले ऋण यदि वो चुकता करते हैं तो हम उन्हीं लोगों को दोबारा ऋण दे देंगे। और पहले सब्सिडी 10,000 रुपए थी, अब सब्सिडी हमने 50,000 रुपए कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी कम किया। पहले लोन लेने के लिए गरीब आदमी को भैंस का, गाय का, भेड़ का, कचरेडी का 2 सरकारी कर्मचारियों की गारंटी देनी होती थी, हमने वो पैरा बिठा दिया है। अब किसी को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी का लोन हमारी सरकार देगी, चाहे वो SC वर्ग का है, चाहे वो BC वर्ग का है, चाहे वो BPL है। लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने की बजाय उनको अपने पैरों पर स्टैंड अप करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना हम लेकर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा भारत खिलेगा भारत विजन को साकार करने हेतु फतेहाबाद के फूला गांव में सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की, जबकि हरकोफेड चेयरमैन वेद फूला भी उपस्थित रहे। मंत्री पवार ने कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने फतेहाबाद जिले के सभी 258 गांवों में खेतों के रास्ते पक्के करवाने, फूला गांव में 21 लाख की लागत से स्टेडियम निर्माण, महिला संस्कृति केंद्र व इंडोर जिम की घोषणा की। प्रतिवर्ष देंगे जिससे हमारे जो धरातल जो विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं जो छिपी हुई है वो आगे आए और जिससे नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल और एशियाड लेवल तक हमारे बच्चे आए। तो हरियाणा प्रदेश ने खेल नीति जो बनाई है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की खेल नीति है। मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। उसमें हम खेल मंत्री अनिल भी होते थे कि पूरे देश में यदि कोई ओलंपिक में कोई मेडल लेकर आएगा हरियाणा प्रदेश का बेटा बेटी तो उसको हम 6 करोड़ की नगद इनाम राशि देते हैं। सांसद सुभाष बराला ने कहा कि ये प्रतियोगिता ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा निखारने का मंच बनेगी। उन्होंने पंचायत को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र खेल पंजीकरण में देश के शीर्ष 10 में शामिल है। 40,000 के आसपास उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे व्यक्तिगत खेल हो या फिर टीम खेल हो। उनकी शुरुआत 21 सितंबर को टोहाना के गंगोरा स्टेडियम से हुई थी। वो भव्य शुरुआत हुई थी और आज रतिया के इस फूला गांव के प्रेमनाथ स्टेडियम से रतिया विधानसभा की शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूं ऐसी शुरुआत भी जैसे अनूप जी कह रहे थे, ऐसी शुरुआत कोई उत्साहजनक वो बहुत कम दिखाई देती है। भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा कांग्रेस और उसके संगठन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती क्योंकि उसके राष्ट्रीय नेता ही एकता नहीं चाहते। जेपी दलाल ने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि देश की जनता हमेशा मोदी की बातों को मानती है और स्वदेशी अभियान सफल होगा। उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की, चाहे वह थोड़ा महंगा हो। दलाल ने देश में लोकतंत्र की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि तख्ता पलट की कोई संभावना नहीं है, जबकि पड़ोसी देशों में हालात उल्टे हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। कांग्रेस के संगठन बनने पर उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी और गलत कामों की माफी नहीं मांगेगी, तब तक जनता उसे नहीं चुनेगी। और अब जो उन्होंने स्वदेशी का अभियान छेड़ा है, ये बहुत सोच समझ करके छेड़ा है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो बाहर से हमारे यहाँ नहीं है, वो हम लें, और जो स्वदेशी चीज़ हैं चाहे वो महंगी हो, शिक्षा हो, वो उनका सदुपयोग हम करें तो देश आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन में विदेशी ताकतें जो हैं वो अस्थिर करने में सरकारों को लगी हुई है। सारी दुनिया में उथल पुथल चल रही है और भारत इस टाइम जो है सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस तरह की बात हो। कई सालों के बाद वो संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं संगठन बनते ही अलग से गुट ने यात्रा शुरू कर दी है, अलग से अलग तरह की बात चल रही है। कांग्रेस कभी भी एक पार्टी के रूप में नहीं हो सकती, अलग अलग गुटों में रहेगी। पंचकुला स्थित भाजपा मुख्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान से स्वदेशी उत्पादों और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बन रहा है। तेजस फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उपकरण देश में ही बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में छूट से आम जनता को टूथब्रश से कार तक सस्ते दामों का लाभ मिल रहा है। हरियाणा और जापान के मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी का जापान दौरा लाभकारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत ये ऐसा एक सपना है और इस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी रूपरेखा तैयार की है।
कि हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी ट्रेड करेंगे, हम टोक्यो के साथ भी बिल्ड करेंगे, पूरी दुनिया के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर निवेश कैसे बढ़ाया जा सके, और उसके लिए बहुत ही अहम ट्रिप पे वो जापान गए हैं। और हरियाणा और जापान का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। जिस तरह से हरियाणा और जापान का समन्वय रहा है हमेशा से, उसी को आगे बढ़ाते हुए ताकि और निवेश आ सके और नौकरियां आ सके प्रदेश के अंदर, और प्रगति हो सके, और उसके अवसर को फायदा सीधे तौर पर हमारे हरियाणा के युवा पीढ़ी को मिल सके, इस उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं। अजय मित्तल ने बताया कि व्यापारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित हरियाणा दौरा प्रदेश वासियों के लिए दीपावली से पहले उत्सव होगा। कार्यशाला भी हो चुकी है, कुछ मंडलों में हो चुकी है और कुछ मंडलों में चल रही है। आज भी कार्यशाला थी और मोरनी में भी कार्यशाला हो रही है और बरवाला में भी कल कार्यशाला थी, और हमारी निरंतर कार्यशाला हो रही है, हर मंडल के ऊपर हो रही है। उसके अंदर शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रमुख आमंत्रित हैं, उनको हम कार्यशाला के माध्यम से सारे का सारा उनको आत्मनिर्भर भारत का जैसे मिलेंगे वो नीचे जन तक पहुंचाते हैं। राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने जिला जींद के गांव रामराय में पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन की आधारशिला रखते हुए कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में ज्ञान गंगा केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र विशेष रूप से उन बच्चों के लिए होंगे जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान गंगा केंद्र तकनीक के माध्यम से बच्चों को यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा, ताकि ग्रामीण और शहरी बच्चे समान रूप से आगे बढ़ सकें। कार्तिकेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य का समर्थन करते हुए कहा कि इसका मार्ग ज्ञान और शिक्षा से होकर गुजरता है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखना जरूरी है। जल्द ही सभी जिलों में इस पहल का विस्तार किया जाएगा। मैं मानता हूं विकसित भारत बनने का रास्ता ज्ञान के रास्ते से जाता है। आज सारे के सारे यही दुनिया में बात प्रचलित है कि 70% से ज्यादा जो दुनिया के अंदर विश्व के बिजनेसेस बनेंगे वो ज्ञान पे आधारित होंगे, ज्ञान पे केंद्रित होंगे। तो जब तक हम ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे और ज्ञान का बखान नहीं करेंगे, बढ़ाव नहीं करेंगे, तब तक हम वो पदवी नहीं पा पाएंगे जिस पदवी का आह्वान पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और हर एक भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने आने वाले 2047 तक, जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। मैं मानता हूं कि ये सपना पूरा होगा, पर इसमें सहयोग हर एक और प्रत्येक व्यक्ति का। पलवल में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम में 70% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर में इन हथियारों का प्रभावी उपयोग हुआ, जिससे पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। रामविलास ने बताया कि भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थ और वस्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्तर पर शांति की पहल की प्रशंसा की। भाजपा के अन्य नेता भी इस अवसर पर मौजूद थे। पिछले 12 साल से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा है। ज्यादातर हथियार बाहर से मंगाते, आज भारत अपनी जरूरत की 70% हथियारों में हम सेना के उपयोग की, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे वो ड्रोन है, हम आत्मनिर्भर हैं। कुछ देशों को हम हथियार एक्सपोर्ट भी करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।